एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाली जो यूनिट है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो अगर हम इस यूनिट की बात करते हैं तो इसमें 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस और दूसरा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इन दोनों चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं, या किस तरीके से हमें इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, कैसे सवाल आते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन एंड हेल्थ एंड डिजीज़ में जो भी कॉमन डिजीज़ हमारी एनसीईआरटी चैप्टर में दी हुई हैं उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन कौन है ये इम्पॉर्टेंट है। रीज़न इसका ये है कि इसको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉजल और एजेंट और ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज़। तो उनके ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी डिज़ीज़ किससे कॉज होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम किसी भी डिज़ीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो उस डिज़ीज़ को पढ़ने के कुछ स्टेप होते हैं। जैसे कि पहले हम ये देखते हैं कि उस डिज़ीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लिखते हैं कि वो जो डिज़ीज़ है उसके सिम्टम्स क्या हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि वो किस तरीके से फैलती है डिज़ीज़। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं, कुछ में हम उसकी क्योर या प्रिवेंशन वगैरह भी लिखते हैं। तो डिज़ीज़ लिखने का तरीका ये होता है। अब इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि डिज़ीज़ किस तरीके से लिखनी है और सभी डिज़ीज़ के कॉजल ऑर्गेनिज्म 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो इसका इम्यूनोलॉजी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि कैंसर, HIV, एड्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और उसके बाद अडोलसेंस ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़ जो है वो भी कई बार आ जाता है, बट HIV, एड्स और कैंसर जो है इस पार्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी में जो B सेल हैं, T सेल हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, एंटीबॉडीज़, ये सब चीज़ें भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो इम्यूनोलॉजी का जो ये पार्ट है ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में वैसे तो देखिए आपको सारा ही पढ़ना चाहिए, बट जो टॉपिक्स पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं उनके बारे में अगर बात करें तो जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमें माइक्रोब से मिलती हैं वो 1 वर्ड में कई बार पूछ ली जाती हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स कौन सा ऑर्गेनिज्म देता है, जैसे कि पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नोटाटम से मिलती है ना। इसी तरीके से और भी हैं, जैसे सिट्रिक एसिड है वो कौन से बैक्टीरिया से या फंगस से मिलता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के जो देने वाले एजेंट्स हैं, यानी कि जो एजेंट्स हैं वो कौन से हैं। इस पे पिछली बार भी जो है सवाल आया था, पिछली बार या उससे पिछली बार कोई ना कोई सवाल इस पर ज़रूर आता है किसी ना किसी फॉर्म में, या 1 मार्क में या 2 मार्क में। जो प्रोडक्ट्स हैं माइक्रोब्स के उनके बारे में सवाल आता है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। सीवेज ट्रीटमेंट और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन A है, ये सब प्रोडक्ट्स कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सिक्रीट करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरी बात सीवेज ट्रीटमेंट, ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें है। बायोगैस, ठीक है, ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से कि क्योंकि ये पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है। और अगर हम इस यूनिट के वेटेज की बात करते हैं तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 नंबर की यूनिट है। तो इन दोनों चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो 12 नंबर आपके पक्के हैं। और ये कोई मुश्किल चैप्टर्स नहीं हैं, बहुत आसान और छोटे चैप्टर्स हैं।